यहाँ पे जो आपको नया टॉपिक दिया गया है, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी जब प्रेशर को चेंज किया जाएगा तब किस प्रकार से मैटर का जो स्टेट है यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये किस प्रकार से चेंज होगा। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे स्टूडेंट्स? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या होगा यदि प्रेशर को चेंज किया जाए, मतलब कि प्रेशर को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो किस प्रकार से किसी भी मैटर का जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किस प्रकार से अफेक्टेड होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंसेस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम लोग ये जान चुके हैं कि मैटर का डिफरेंट स्टेट्स होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होता है ना, उनके बीच के डिस्टेंस के बेसिस पे ऐसा किया जाता है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि चिपके से हैं पार्टिकल्स तो वो सॉलिड होगा, हल्के दूर में यानी सॉलिड से ज़्यादा दूरी में है। ओके, पार्टिकल्स जैसे सॉलिड में चिपके होते हैं, एंड वहीं लिक्विड में हल्के दूर में होते हैं तो वो लिक्विड हो गया। एंड यदि बहुत ज़्यादा दूर में हो, वहाँ बीच में स्पेसेस ज़्यादा हो, तो वहाँ पे गैस होता है। तो ऐसे ही हम लोग अभी तक समझते आए हैं। ओके, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। क्या होगा जब हम लोग प्रेशर को अप्लाई करना शुरू करेंगे और एक सिलेंडर में जो भी गैस है उसे पूरी तरह से कंप्रेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या जो पार्टिकल्स है वो आसपास आ जाएंगे, नहीं मतलब बोल सकते हैं पास में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आप क्या सोचते हैं, यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो क्या किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 1.8 में आप लोगों को प्रेशर अप्लाई करके दिखाया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें प्रेशर अप्लाई करके क्लोजर लाया जा सकता है, यानी सामने लाया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। बोला जा रहा है कि प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। क्या बोला जा रहा है कि सॉलिड CO2 को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज किया जा सकता है जब उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर दिया जाए। अब देखिए एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक यूनिट होता है जिससे गैस के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो मेजर किया जाता है। ओके, एंड प्रेशर का जो यूनिट होता है उसे पास्कल कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, जो प्रेशर होता है एयर का एटमॉस्फेयर में उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल में वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, एंड इसे कहा जाता है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये 1 एटमॉस्फेयर का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड से गैसियस बनाया गया बट लिक्विड में चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं चेंज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली किसमें चेंज किया गया? उसे डायरेक्टली चेंज किया गया गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में, वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। एंड यही रीजन है जिसके चलते सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी सूखा हुआ बर्फ भी कहा जाता है। ड्राई आइस का मतलब वही हुआ, ड्राई आइस। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाएगा, वाई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉपुलरली नोन एज ड्राई आइस। तो इसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, यानी वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, फिर गैसेस में रहेगा, उसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, चलिए सॉलिड से यदि डायरेक्टली गैस में चेंज हो तो सब्लिमेशन, यदि गैस से लिक्विड में हो तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस में हो तो वेपराइजेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, लिक्विड से गैस में हो तो वेपराइजेशन एंड गैस से लिक्विड में हो तो कंडेंसेशन। उसके बाद यदि सॉलिड से लिक्विड में हो तो फ्यूजन, एंड लिक्विड से सॉलिड में हो तो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में होने का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन होना। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवापोरेशन। अब एवापोरेशन क्या होता है ये समझिए। डू वी ऑलवेज नीड
टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा इस चीज की आवश्यकता होती है कि हम लोग किसी चीज को हीट करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं अपने डेली लाइफ से जहां पर स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड से वो वेपर बन जाता है और वहां पर लिक्विड कभी भी बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करता है? अब आप ही सोचिए ऐसा कहां पे एग्जांपल होता है, किस केस में ऐसा होता है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अब यदि आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो जब वाटर को किसी बाउल में आप अनटच छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए ना, तो आप लोग देखेंगे कि वो वेपर बन करके उड़ता चला जाएगा एंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। ओके, वेट फ्लोज ड्राई अप, व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? अब देखिए इस केस में वाटर के साथ क्या होता है, जब भींगे हुए कपड़े रहते हैं तो वो सूख जाते हैं। ओके, तो उस भींगे हुए कपड़े में जो भी पानी रहता है वो कहाँ चला जाता है, यही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप दोनों एग्जांपल्स में आप क्या कह सकते हैं या आपका कंक्लूजन होना चाहिए, आगे इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग ये जानते हैं कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं एंड वो कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं, यानी वो कभी भी रुकते नहीं है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गिवन टेम्परेचर में, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। देखिए यदि हम लोग लिक्विड के केस की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि पार्टिकल्स का एक स्मॉल फ्रैक्शन सरफेस पे क्या होता है उसके साथ, उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एंड वो जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में भी सफल हो जाता है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो दूसरे पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में सफल हो जाता है एंड वो क्या करता है, वेपर में भी चेंज हो जाता है। This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। अब यहाँ पे evaporation का complete definition आया है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना। ओके, ये जो फेनोमेनन होता है एंड चेंज कब होना, जब उसके बॉइलिंग पॉइंट को भी रीच नहीं किया जाए, यानी जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक भी ना पहुंचे एंड यदि वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए तो हम लोग उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। ओके, इस पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग एवापोरेशन। अब देखिए जब एवापोरेशन होता है तो उसे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं, कभी एवापोरेशन फास्टर होता है, कभी स्लोअर होता है। तो कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसके साथ एवापोरेशन फास्टली होता है, स्लोली होता है, तो ये सारे रीजन्स आपको आगे पढ़ने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, क्या है एक्टिविटी 1.14 में, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर अ फैन। देखिए आपको 5 ml लेना है वाटर एक टेस्ट ट्यूब में और उसे आप लोगों को एक विंडो के नीचे रख देना है या फिर आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं, विंडो के आसपास या फैन के नीचे। नेक्स्ट, take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, फिर से 5 ml वाटर ही लेना है एंड इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आप लोगों को उसे ओपन चाइना डिश में रख देना है। कहाँ रखना है, विंडो के आसपास रख सकते हैं या फिर फैन के नीचे, चलते हुए पंखे के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अब आपको क्या करना है, तीसरे वाले स्टेट में भी आपको चाइना डिश में थोड़ा सा यानी 5 ml पानी लेना है एंड उसे इस बार कहाँ रखना है, उसे आप लोग कपबोर्ड के अंदर रख सकते हैं या फिर अपने क्लास के शेल्फ में रख सकते हैं। अब आपको रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना है और अब आपको क्या करना है, टाइम रिकॉर्ड करना है। किस चीज का टाइम रिकॉर्ड करना है, यानी आपको इस चीज का टाइम रिकॉर्ड करना है कि पानी कितने देर में वाष्पित हो गया, एवापोरेशन को होने में कितना टाइम लगा था इन सारे प्रोसेसेस में, यानी जितने जगह पे आप लोगों ने रखा है उन सारों को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड इस तीनों स्टेप को आप लोगों को एक बार रेनी सीजन में भी करके देखना है। एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ा, विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ा एवापोरेशन पे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारे का आंसर आप लोगों को अब आगे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विद। अब आपको बोला जा रहा है कि आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि एवापोरेशन का जो रेट होता है ना वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है इन सारी चीजों से। जिसमें पहला आता है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी जब सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है तो
एवापोरेशन जो है फास्टली हो पाता है। वी नो दैट एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। देखिए हम लोग जानते हैं कि एवापोरेशन जब भी होता है तो वो सरफेस में होता है, ओके, सरफेस से होता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यदि सरफेस एरिया को बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा ही। यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन हुआ है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। यानी जब हम लोग ये बोलेंगे कि सरफेस एरिया बढ़ा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया के बढ़ने से एवापोरेशन का रेट भी जो है वो बढ़ गया, एवापोरेशन भी जो है वो फास्टली हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। देखिए जब भी हम लोग कपड़े सूखने के लिए देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे पूरी तरह से फैला देते हैं। यदि हम उसे मोड़ के रख देंगे ना तो वो नहीं सूख पाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। एंड इसी से पता चलता है, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी करके देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एक रुमाल लेना है, ओके, आपको क्या करना है, उसे रख देना है मोड़ करके, एंड एक और रुमाल लेना है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, उसे पसार देना है पूरी तरह से खोल के, ओके। तो आप देखेंगे कि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा, यानी जब रुमाल को खोल के पसारते हैं ना तो वो रुमाल जल्दी सूखेगा एज कंपेयर टू उस रुमाल के जो आपने जैसे मन तैसे रख दिया था, ओके। ये होता है सरफेस एरिया का एग्जांपल, ओके। सरफेस एरिया ऐसे ही काम करता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एवापोरेशन का रेट जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी एवापोरेशन फास्टली होगा। अब इससे कैसे लिंक है वो देखिए। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो टू इनटू वेपर स्टेट। अब देखिए इसमें कैसे होगा, इसमें इस प्रकार से होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चल जाएगा। एंड पार्टिकल्स में जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अब उन्हें मिलने लगेगा, जिसके चलते वो वेपर स्टेट में अब थोड़े ज्यादा जल्दी जाने लगेंगे, यानी भाप जो है जल्दी बनने लगेगा। एंड जब भी पानी से भाप बनेगा तो वेपराइजेशन हो रहा है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया गया वैसे वैसे एवापोरेशन का रेट भी जो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले ये समझिए। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट है, यानी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होगा एंड कम ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होगा, ये आगे दिया गया आप लोगों को। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। क्या बोला जा रहा है कि हमारे आसपास में जो भी एयर होता है ना उसमें क्या होता है कि एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा वो वेपर को, वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता गिवन टेम्परेचर में, एक उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो उससे ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता है। यदि वहां पर ज्यादा वाटर वेपर पहले से ही मौजूद होगा तो एवापोरेशन कैसे होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब कि मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ओके। एंड हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा एयर होता है ना वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड करता है एक गिवन टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड करके रख पाता है, ओके। एंड वहां पर यदि पहले से वाटर वेपर ज्यादा होगा तो कैसे वेपराइजेशन होगा, फिर जो वाटर वेपर निकलेगा तो जाएगा कहाँ, इसलिए वाटर वेपर का कम होना जरूरी है एयर में। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी का कम होने से ज्यादा वेपराइजेशन एवापोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग विंड स्पीड, यानी विंड की स्पीड यानी हवा के चलने की गति में तेजी आना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग देखते हैं कि जो कपड़े जो होते हैं ना वो जल्दी सूखते हैं विंडी डे में, यानी जब तेज हवा चलती है उस दिन जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। अब ऐसा क्या होता है वो समझिए। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होता है, बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे वाटर वेपर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ओके, जो वाटर वेपर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो विंड के साथ दूर चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग अभी ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़े थे, अभी हम लोग ये जाने थे इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कि वाटर वेपर का एयर में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होगा तो एवापोरेशन जो है वो स्लोली होगा, इसलिए विंड के चलने से वाटर वेपर जो है वो दूर चले जाते हैं। एंड जब वाटर वेपर दूर चले जाएंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग में वाटर वेपर के अमाउंट में कमी आई, एंड जैसे ही कमी आई इसका मतलब एवापोरेशन का रेट जो होगा वो फास्टर होगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एवापोरेशन कब फास्टर होगा। ये आप लोगों को चार यहाँ पे दिए गए थे। पहला सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, ह्यूमिडिटी का कम होना, और चौथा आता है विंड स्पीड को इंक्रीज करने पे। तो तीन चीज का इंक्रीज होना चाहिए और एक चीज का डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज किसका होना चाहिए, ह्यूमिडिटी का। अब आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन से किस प्रकार से कूलिंग होता है ये समझिएगा आप लोग यहाँ पे। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग। देखिए ओपन वेसल, एक ओपन बर्तन में हम लोग किसी लिक्विड को डाल देंगे तो वो
evaporate करता रहेगा। The particles of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation। अब यहाँ से शुरू होता है कि कूलिंग क्यों हुआ। देखिए जो भी पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि एवापोरेशन के दौरान जो भी एनर्जी उनका लॉस्ट हो गया था उन्हें रीगेन किया जा सके, यानी उन्हें वापस लाया जा सके। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का सराउंडिंग से, इसके चलते सराउंडिंग जो होता है वो कूल हो जाता है। यानी अब इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा कि क्या हुआ, एवापोरेशन के टाइम पे एनर्जी तो लूज हो गया, ओके, जो भी लिक्विड था उसका एनर्जी लूज हो गया, एंड उस एनर्जी को वापस प्राप्त करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से उस एनर्जी को खींचता है, एंड जब वहां से एनर्जी को खींचा जाता है तो वहां पे कूलिंग हो जाती है। इसका सिंपल सा आप लोग मीनिंग यही निकाल सकते हैं, ओके। यानी पॉपुलर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन पाम। क्या कभी आपने देखा है एसीटोन यानी जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे क्या कभी अपने हाथ में डाल के देखा है आपने? जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपके पाम से एनर्जी लेते हैं, ओके, एंड एवापोरेट कर जाते हैं। एंड जब एवापोरेशन हुआ तो एनर्जी उन्होंने कहाँ से लिया, पाम से लिया, तो पाम से एनर्जी को खींचा गया जिसके चलते हमें पाम में ठंडक लगती है। ये आपका एक क्लीन एग्जाम्पल है, एकदम साफ सुथरा एग्जाम्पल है कि एसीटोन को जब आप हाथ में लेते हैं तो आपको ठंडा लगता है। अब ऐसा ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या करता है ना, अपने आपके हाथ से ही क्या कर, आपके पाम से ही एनर्जी को लेते चला जाता है, एंड जब आपके पाम से एनर्जी को लिया जाता है तो आपका पाम जो है वो ठंडा फील करता है। अब देखिए आगे लिखा गया है आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। देखिए एक बहुत ज्यादा गर्म दिन के बाद क्या करते हैं पीपल करते हैं ऐसा है कि वो अपने रूफ में यानी अपने छत पर पानी को छिड़कते हैं या फिर ओपन ग्राउंड में पानी को छिड़कते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो लैटेंट हीट था वेपराइजेशन का, वाटर के वेपराइजेशन का जो लैटेंट हीट था वो उस सरफेस को कूल रखने में, ठंडा रखने में मदद करता है, ओके। इसके पीछे का यही कारण होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो है पीपल्स जो है वो पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं अपने रूफ पर या फिर ओपन ग्राउंड पे, तो इसके पीछे का रीजन आपको यही देना होगा। वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, हम लोग क्यों कॉटन क्लोथ पहनते हैं समर में, ओके, हम लोग सूती के कपड़ों को क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखिए समर के दौरान क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, एंड हमारे बॉडी के मैकेनिज्म ही ऐसा है इसके साथ पसीना ज़्यादा निकलता है, ओके, जो कि हमें कूल रखता है, ठंडा रखता है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। हम लोग ये जानते हैं कि एवापोरेशन के दौरान क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो क्या करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं, बॉडी सरफेस एनर्जी को गेन करते हैं एंड लेवल में चेंज होते हैं। अब समझिएगा जो पसीना हमारे शरीर में आता है वो क्या करता है, एवापोरेशन करता है, एंड जब एवापोरेशन होता है तो क्या होता है वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वेपराइज करता है, एवापोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उस दौरान हमें हल्का हल्का ठंडा लगने लगता है, ओके, हमें ठंडक प्रदान होती है उसके चलते। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अब देखिए जो हीट एनर्जी था ना वो इक्वल हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, एंड वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके चलते हमारा बॉडी जो है वो ठंडा रह पाता है। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation। देखिए कॉटन जो होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, एंड जब वो वाटर का इतना अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना तो वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में स्वेट को एक्सपोज कर देता है, एटमॉस्फेयर को दे देता है, जिसके चलते वहाँ पे इजी एवापोरेशन हो पाता है, एवापोरेशन जो है वो इजिली हो पाता है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? देखिए हम लोगों को क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, किसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, हम आइस कोल्ड पानी पीते हैं, बर्फ वाला पानी पीते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि वाटर जो भी ग्लास टम्बलर रहता है उसके बाहर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे वाटर के बूंदे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपको क्या करना है, आइस कोल्ड वाटर ले लेना है। हम लोग जल्दी ही देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आउटर सरफेस में आ जाएंगे टम्बलर के, यानी टम्बलर के बाहर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, वाटर के बूंद आ जाएंगे, ओके। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। अब इसका रीजन क्या जाएगा, इसका रीजन ये होगा स्टूडेंट्स कि एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना वो जब कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो एनर्जी को लूज कर देते हैं एंड वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वही जो वाटर वेपर होता है ना उसी को हम लोग आगे जाकर के बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वाटर वेपर जो है उसके साथ कांटेक्ट में, ग्लास के साथ कांटेक्ट में आने से वाटर
वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझे हैं तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को खुद कर सकते हैं, बट यदि आप लिखना नहीं जानते कि कैसे उसका आंसर होगा तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग पीछे के सारे पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे के सारे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।